अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। ECO 6 और 7 पार्ट 1 लेक्चर 22 से 28 मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 30 से 44 तक ECO 6 और 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, तो आप लोगों ने ध्यान से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जेंस एट रूट थ्योरम। ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेम डेवलप किया था इंग्लिश मैथमेटिशियन एडवर्ड। ये इंग्लिश आना है, इधर स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ENGLISH इंग्लिश आएगा इधर। इसने 1831 to 1907 में किया था। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट A1, फिर सेकंड डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है A1। फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है A1, सेकंड डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है A1 A2। मतलब इसको डायगोनल वाइज हम लोग लिखते होते हैं, ऐसे डायगोनल वाइज लिखते हैं A1 A2 A3 A4 जितने भी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट बनाने हैं। फिर यहाँ से अगर तो नीचे को लेके आना है कम लिखते हैं वैल्यू, अगर तो ऊपर को लेके जाना है फिर इसको बढ़ा देते हैं। जहाँ जैसे A2 था तो ऊपर को लेके गए तो A3 आ गया, यहाँ A1 था नीचे लेके आए तो A0 हो गया। ऐसे ही थर्ड डिटर्मिनेंट लिखना है A1, डायगोनल पहले लिख लेना है A1 A2 A3। ये A1 यहाँ से नीचे को लेके आना है तो A0 और 0 हो जाएगा। यहाँ से ऊपर को ले ऊपर वाली वैल्यू A3 हो जाएगी और जो नीचे वाली वैल्यू A1 हो जाएगी। यहाँ से A3 था, इसको ऊपर लिखना है तो ऊपर से कम करते हैं A4 और A5 आ गया इधर हमारे पास। नेक्स्ट ये भी ऐसे करना है A1 A2 A3 4 ऊपर को बढ़ाते जाना और जो नीचे को उसको कम करते जाना। ये सारे ऊपर को बढ़ा देंगे और जो नीचे उसको कम करते जाना। ये हमारे पास आ गया कन्वर्जेंस एंड रूट थ्योरम। नीचे इसकी एक एग्जांपल करते हैं, इम्प्लाई रूट थ्योरम एंड फाइंड डायनेमिक सेटेबिलिटी ऑफ टाइम पाथ। उन्होंने ये हमें क्वेश्चन दिया, उन्होंने बोला रूट थ्योरम की मदद से फाइंड डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ टाइम की हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो रूट थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ये del1 होता है और ये हमारे पास del2 होता है। तो अगर ये लेस देन आ जाएगा तो हमारे पास डाइवर्जेंट आएंगे, अगर ये ग्रेटर देन आएगा कन्वर्जेंट, अगर तो ये वाली इक्वेशन आएगा तो हमारे पास नाइदर आएगा। तो उन्होंने कौन सा हमें डिटर्मिनेंट 4 दिया हुआ है, तो हम 4 के लिए इसको फाइंड करते हैं। पहले क्या फार्मूला दिया हुआ है हमें, कन्वर्जेंस थ्योरम क्या होता है। हमारे पास A1 है तो A1 में वैल्यू पुट करनी है, फिर इसमें इस वाले में और इस वाले में डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। पहले वाले में की तो A1 की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, ऊपर क्वेश्चन में चेक कर लें, ये रहा A1 6 है, A2 14 है, A3 जो 16 है, A4 जो हमारे पास 8 वैल्यू है। A1 हमें 6 दी हुई है, जो A2 वो हमारे पास 14 है, A3 जो हमारे पास है 16 है और A4 जो हमारे पास वो 8 है। ये वाली सारी वैल्यू जो हमें दी हुई है A1 A2 A3। ऐसे इसमें पुट की तो 6 आ गया, तो वो 6 ग्रेटर देन 0 आ गया। सेकंड में डिटर्मिनेंट में पुट की तो ये आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। कैसे करते हैं, इसको इससे ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल वाइज, सेंटर में माइनस का साइन, और इसको A0 को A3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू पुट करनी है जो उन्होंने हमें ये दी हुई है वो वाली। तो डायगोनल वाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 है। सेम एज इट इज़ ये वाला फार्मूला, उन्होंने हमें सिर्फ A4 तक वैल्यू दी हुई है, A4 8 तक दी हुई है, A5 की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो जो वैल्यू उन्होंने हमें नहीं दी है वो हमने इक्वल पुट कर देना है 0 का। जैसे इसमें A5 आया हुआ है तो इसकी जगह हम लगा देंगे 0। नीचे वाले में हमारे पास A7 A6 A5 आया, उनकी जगह हम सब 0 पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से डिटर्मिनेंट वाला कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को पेपर में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव हमारे पास आ गई, तमाम जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, 6 68 6 800 6 400। तो हैंस विदाउट फाइंडिंग रूट वी फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द टाइम पाथ ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमने टाइम पाथ निकाल लिया है गिवन इक्वेशन का। डाइवर्जेंस थ्योरम था, अब हम करते हैं डिफरेंस इक्वेशन। जो पिछला मैंने लेक्चर दिया था 6 और 7 का, लेक्चर 22 से 28 तक, वहाँ था डिफरेंशियल इक्वेशन और यह है डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ हमने फाइंड करनी है डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y(t1 + a y(t) = c। एग्जाम्पल इसकी हम करते हैं। उन्होंने बोला सॉल्व डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग आइटरेटिव और क्रूड मेथड सॉल्व इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, y0 हमें 10 दिया हुआ है और ये y(t + 1 = y(t1) ये हमें दिया हुआ है। गिवन हमें ये दिया हुआ है। पुट क्रूड आइटरेटिव सिलेक्शन, तो हमने पुट करते जाना है, पहले t को 1 इक्वल पुट 0 पुट कर देना है, फिर t 1 पुट कर देना है, फिर 2 कर देना है। ऐसे 3-4 आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करके इसका कंप्लीट कर देना है। ऐसे जैसे पहले मैंने t0 पुट किया है, इस इक्वेशन में t0 पुट किया है तो हमारे पास y1 आ गया, y0 + 1। फिर t1 की जगह, फिर t की जगह 1 पुट किया है तो इस इक्वेशन में ही t की जगह 1 पुट करना है। तो t 1 + 1 y1 +, अब y1 की वैल्यू हमने ये निकाली थी
तो यहाँ y1 की वैल्यू निकाल दी, y0 प्लस 1 आ गया। कैसे? y t की जगह जब हम t इक्वल हम 1 पुट करते हैं तो y प्लस 1 इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ, y प्लस 1 इक्वल आ जाएगा y1 प्लस 1। तो y1 प्लस 1 क्या आ गया? 2, और y1 की वैल्यू जो हम लोगों ने ऊपर निकाल ली है वो वाली क्या था? y0 प्लस 1 ये वाला हमारे पास है। तो y2 क्या हमारे पास आ जाएगा? y0 प्लस 2, ये हमारे पास आ गई y2 की वैल्यू। सेम ऐसे ही फिर t की जगह 1 पुट किया था, फिर t की जगह हमने 2 पुट कर देना है, तो y3 हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने इधर सारे किए हुए हैं। t2 पुट किया तो y2 प्लस 1 y2, फिर यहाँ आ जाएगा y0 प्लस 2 y2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी क्या थी? ये वाली थी, तो इधर y2 की वैल्यू निकाल दी तो हमारे पास ये आएगा। फिर t इक्वल 3 पुट करना है तो y4 की वैल्यू आ जाएगी, फिर y3 की भी इधर पुट होगी, जो y3 में इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास y4 आ गया। ये ऐसे ही चलता जाएगा, तो हम अप टू सोन लगा के yt फाइंड कर लेंगे। yt आ जाएगा yt प्लस 1, पुट हमने सारे इसमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है, t इक्वल टू 1 2 3 4, लेकिन फिर वहाँ जब y0 y1 y2 की वैल्यू आ गई जो हम निकालते जाएंगे वो उसमें पुट करते जाएंगे। आप करेंगे तो आपको इजी से समझ आ जाएगी। तो yt पुट किया तो yt इज इक्वल प्लस y0 प्लस t आ गया। तो हम सारे t के रिलेटेड पुट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमने t लगा दिया है। सो वी फाइंड द डेफिनेशन सोल्यूशन। क्या डेफिनेशन सोल्यूशन आ गया हमारे पास? yt इज इक्वल है y0 प्लस टी ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पे उन्होंने हमें y0 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, यहाँ देखें y0 की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, तो ये वाली वैल्यू जो हमने लास्ट पे इक्वेशन निकाली है उसमें पुट कर देते हैं। क्या था? yt प्लस y0 प्लस टी, y0 10 है तो yt इज इक्वल आ जाएगा y0 की जगह 10 प्लस टी, हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। क्रूड और एडिटिव मेथड से जो हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन फाइंड की थी वो ये था हमारे पास। आगे जनरल फार्मूला मेथड से हम लोगों ने करना है। जनरल फार्मूला मेथड में इसमें 2 केस हैं। व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल -1 होगा तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये सूटेबल होगी तो ये फार्मूला लगाएंगे, और जब व्हेन ए हमारे पास 1 की इक्वल, जब 1 की इक्वल होगा तब ये सूटेबल क्या होगा? वाई पी इक्वल सी टी, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे तो हमारा इजी से क्वेश्चन हो जाता है। एग्जाम्पल हम इसे करते हैं। सोल्व डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग जनरल फार्मूला ए इज नॉट इक्वल टू -1, ए नॉट इक्वल टू -1 उन्होंने बोला है, मतलब कि ये वाला हम लगाएंगे इसमें, ये सूटेबल होगा, हम ये वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? y t प्लस 1 माइनस 5 y t इज इक्वल 1, y0 हमें दिया हुआ 7/4। तो ये हम क्वेश्चन लगाते हैं। डिफरेंस पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है डिफरेंस इक्वेशन की? फर्स्ट y t प्लस माइनस ए y t इज इक्वल टू सी, इसको हम कंपेयर करते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें y t प्लस 1, इधर से हमारे पास a आ गया, हमारे पास क्या है? -5, ये वाली वैल्यू a की है, -5 हो, जो ये वाली वैल्यू हमारे पास c की है। a हमारे पास नोट इक्वल 1 है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं है, तो इसका मतलब हम वो वाला पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, y p c/1 a सूटेबल है, तो फार्मूला लगाया हम लोगों ने सिंपल y0 माइनस c/1 प्लस ए माइनस ए की पावर t प्लस c/1 प्लस ए। इसमें वैल्यू पुट कर दी। y0 की वैल्यू हमारे पास क्या है? उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है हमें 7/4। चेक करवा देती हूँ, ये देखिए 7/4, ये हमें उन्होंने क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है y0 की। c की वैल्यू ये हमें 1 नहीं है, तो c की जगह 1 लगा दिया, 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है? -5, उसकी -5 लगा दी। फिर a की वैल्यू पुट की -5, c की वैल्यू लगाई हुई, ये सारी आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एंड पे ये वाली वैल्यू बच जाएगी, 2 इंटू 5/t प्लस 1/4। जो पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास वाई सी होती है, जो एंड वाली होती है वो वाई पी आ गई, तो हमने मालूम करना था वाई सी प्लस वाई पी, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सिंपल, जब ए नॉट इक्वल मतलब ए की वैल्यू 1 ना हो तब हम लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है? तब हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। और जब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल की है, जब ए हमारे पास -1 के इक्वल होगा तब क्या लगाएंगे? तब दूसरे वाला सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा है? वही पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेनी है डिफरेंस इक्वेशन की, उसको कंपेयर कर लेना है डिफरेंस इक्वेशन से जो इक्वेशन दी होगी, फिर ये सूटेबल है जो मैंने ऊपर आप लोगों को फार्मूला बता दिया है। फार्मूला कौन सा है? वाई टी इक्वल है y0 माइनस ए पावर टी प्लस सी टी, ये फार्मूला है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वाई टी की 0 दी हुई है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी होगी, देखें ये देखें y0 हमें दिया हुआ है 0, तो y0 की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, माइनस जो फार्मूले का था, और माइनस ए की जो वैल्यू -1 है पावर t प्लस 2, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है।
तो इसको सिंप्लीफाई किया 0 1 टी, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आता है, 0 आ गया प्लस 2t ऐसे ही, तो वाई सी प्लस जो 0 वाई सी आ गया और जो वाई पी हमारे पास आ गया वो 2t है। तो आप लोगों ने जब अच्छे से ये करना है, जब हमारे पास ए इज इक्वल होगा -1 के तब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, और जब हमारे पास ए इज़ नॉट इक्वल -1 के होगा जो ऊपर फार्मूला किया है तब आप लोगों ने वो वाला लगाना है। अब सेकेंड ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन था, ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। इसके फार्मूलाज पहले करते हैं। इसमें नॉन होमोजेनियस ही केस होता है, होमोजेनियस केस इसमें नहीं होता। तो केस 1 क्या है हमारे पास, ये बहुत ईजी मेथड है। केस 1 में हमारे पास होगा कि A1 प्लस A2, अगर इन दोनों को प्लस करें तो आंसर हमारे पास -1 ना आए, मतलब -1 के इक्वल ना हो, और C नॉट इक्वल 0 हो, तो नॉन होमोजेनियस, ये तीनों ही नॉन होमोजेनियस केस हैं। जब A1 प्लस A2 नॉट इक्वल -1 और C नॉट इक्वल, तब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, YP इज इक्वल टू C/1 प्लस A1 प्लस A2। और जो केस 2 है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है अगर A1 नॉट इक्वल 2 के और A1 प्लस A2 इक्वल हो -1 के और C नॉट इक्वल 0, तब हमने फार्मूला लगाना है ये वाला, YP इज इक्वल C/A1 प्लस 2t। और तीनों तीन कैसे, इसके तीनों कैसे में जो C है वो नॉट इक्वल 0 ही आना है, बाकी दो वैल्यू चेंज हो रही हैं। और जो केस 3 उसमें A1 प्लस A2 इक्वल हो -1 के और A1 भी -2 की और C नॉट इक्वल 0 हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये तीन केस है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन के। तो हम आप कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, YT प्लस 2 प्लस A1 TY1 प्लस A2 YT इज इक्वल है C की। एग्जाम्पल सोल्व करनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने कि इसके सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, इसको हम कंपेयर करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, ये वाली जो इक्वेशन थी उससे कंपेयर किया तो A1 हमारे पास क्या है, A1 ये वाली -3 आ गया, A2 क्या है 4 आ गया, और जो एंड वाली वैल्यू थी वो C आ गया, ये हमारे पास C आ गया। तो क्या बना, पहले A1 प्लस A2 को जब हमने किया तो हमारे पास क्या आया, -3 प्लस 4 क्या आंसर आया 1 आ गया। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में था कि हमारे पास नॉन इज नॉट इक्वल टू -1 आए, तो ये -1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन होमो फर्स्ट केस बन रहा है। फर्स्ट केस में क्या था, जब A1 प्लस A2 नॉट इक्वल -1 आए तब हमने क्या फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ये वाला फार्मूला सिंपल, C की वैल्यू 12 वो पुट की, A1 एज इट इज़ फार्मूले का A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 वो लगाई, और A2 की वैल्यू क्या है 4 वो लगाई। तो इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, YP इक्वल आ गया 6। तो ये मैंने सिर्फ एक ही की है, एक ही एग्जांपल की है, बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी। आप लोगों ने बाकी जो केस 2 और केस 3 है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, जिसमें ये वाले फार्मूले लगे हैं। केस 1 में, केस 2 में क्या था कि A1 नॉट इक्वल 2 की और A1 प्लस A2 इक्वल -1 की। अगर ये वाला है तो हमारे पास ये फार्मूला लगना है। और केस 3 में जब A1 प्लस A2 -1 और ये वाला आए तो हमारे पास ये फार्मूला। आप लोगों ने खुद हल करके देखना है, अगर तो ना होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा दूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस एंड सर्चर थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस एंड सर्चर थ्योरम कौन सा होता है। del 2 हमारे पास ये आ रहा है, del 1 की, इसमें del 1 और del 2 हुआ, del 1 लिखा नहीं हुआ, वो रेज हो गया है, तो मैं इधर दोबारा लिख देती हूँ। del 1 हमारे पास आएगा वो इक्वल होता है हमारे पास A0, और इधर आएगा A0, डायगोनल में A0 आएगा, और ये यहाँ आएगा A2 और यहाँ भी आएगा A2, डायगोनल में A0, और जो ऐसे इस वाइज A2 आएगा और ऐसे A0 आएगा, और ये भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू आएगा 0 के। कैसे, del 1 इक्वल आएगा A0, डायगोनल में भी A0, यहाँ A2 और इधर भी A2, और ये होता है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। ये कन्वर्जेंस और सर्चर थ्योरम में ये भी आप लोगों ने लिखनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, ये याद कर लेनी है। फिर उन्होंने बोला है फाइंड द डायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द हायर सेकंड ऑर्डर, हायर बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन को विदाउट सॉल्विंग इन क्वांटिटी। ये क्वेश्चन दिया हुआ सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का, जो हम सोल्यूशन करते हैं इसका नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। YT प्लस 2 प्लस A1 YT1 प्लस C, इसको कंपेयर करते हैं। जो इक्वेशन दी हुई है उसमें हमने A0 A1 A2 की जो पहली वैल्यू A0 की है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 1 होगा। A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और
सी की वैल्यू 12 है, नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब ये नॉट होमोजेनियस केस है। तो हमारे जो रिकॉल करते हैं सोचर थ्योरम को सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का, तो del 1 में पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, ए नोट की क्या है 1, फिर A2 आ रहा है, A2 की वैल्यू क्या है 2 इधर 1, जब इनको सोल्व किया तो क्या है 1 माइनस 2 2 ज़ार 4, तो -3 आ गया। del 1 हमारे पास आ गया 3, तो ये लेस देन होना चाहिए 0 के, ये आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने फाइंड करना है del 2, तो del 2 हमारे पास क्या है ये वाला। आप लोगों ने अच्छे से पहले सोचे थ्योरम याद करना, ये इक्वेशन लिखनी है, उसमें ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ गया 0 के इक्वल। तो ये अगर तो हमारे पास ये आए तो ये डिवर्जेंट होता है, अगर ये आए तो ये यहाँ नॉट इक्वल आना है, यहाँ पे आएगा नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये नॉट एप्लीसिएबल होगा। अगर तो यहाँ होता del 1 del 2 लेस देन 0, फिर यहाँ आना था कन्वर्जेंट आना था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो और मैंने आप लोगों को ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट दे दिया है थ्योरम, फर्स्ट वाला डाइवर्जेंस वाला जो थ्योरम है, ये वाली जो सारी स्टेटमेंट है, ये वाली जो सेंटर वाली वैल्यू है, ये आप लोगों ने लास्ट पे लिखनी है। सोचर थ्योरम की ये स्टेटमेंट है, ये इधर लिख दी है गलती से, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, ये वाली इसमें नहीं आनी, ये आप लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखनी है, ये उसकी स्टेटमेंट है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है लास्ट वाली पे सोचर थ्योरम का। आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखने के बाद सोचर थ्योरम की वो वाली जो कंडीशन थी वो यहाँ लिखनी है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर तो समझ आ गई है काइंडली शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।